वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे द राइज़ ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी बेसिकली कैसे इमर्ज हुई, कैसे इसका राइज़ हुआ। तो आज की वीडियो में जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है, यानी हम स्ट्रक्चर के हिसाब से इस बात को प्रूव करेंगे कि डेमोक्रेसी के राइज़ होने में स्ट्रक्चर का क्या रोल है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल आर्ग्यूमेंट कि हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या था। इसके बाद जो सबसे अहम काम है कि कैपिटलिज्म एंड द वर्किंग क्लास, कि कैपिटलिज्म जो एक स्ट्रक्चर है, आज के दौर का जो स्ट्रक्चर है वो कैपिटलिज्म है। तो इसमें जो वर्किंग क्लास है, तो कैपिटलिज्म एज अ स्ट्रक्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है डेमोक्रेसी के राइज होने में। और सबसे आखिर में हाउ वर्किंग क्लास ब्रिंग अबाउट डेमोक्रेसी, कि जब ये इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल्स को तो वो कैसे डेमोक्रेसी लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी को लाने में एक अहम किरदार अदा करता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यानी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, क्योंकि बेसिक काम तो हमारा है कैपिटलिज्म जो आज के दौर का स्ट्रक्चर है। तो इसमें तमहीद बांधने के लिए हम एक कंसेप्ट लेंगे कि हिस्टोरिक स्ट्रक्चर क्या है और फिर कैपिटलिज्म में कैसे इसकी शिफ्ट होती है और कैसे ये दोनों डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है ये बेसिकली फ्यूडल सोसाइटी पर मुश्तमिल होता है, हु ओन लैंड प्रिविलेज्ड पोजीशन, यानी जो फ्यूडल सोसाइटी है ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो कंट्रोल करते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो लैंड थी उस दौर में तो वो प्रिविलेज्ड पोजीशन थी। जारी बात है जो ज़मींदार हैं उनका जो सोशल स्टेटस होता है, उनकी जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस होती है वो ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ वो होते हैं कि जो पिजनेट हैं, सर्फ हैं, वर्कर्स हैं, कमी है, किसान हैं जो कि काम करते हैं और उनकी जो पोजीशन होती है वो सब ऑर्डिनेट होती है, वो मातहत होते हैं। तो फ्यूडल सोसाइटी का ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था इसमें दो तरह की क्लासेस थी। एक थी जो लैंड ओन करते हैं, लैंडलॉर्ड, और दूसरी तरफ जो पिजनेट हैं, वर्किंग क्लास, ठीक है। तो इसके बाद हु डोमिनेट, नो इंटरेस्ट इन डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी गिव पावर। तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि ये जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जिसमें एक किसान पैदा हुआ और मरा भी किसान, एक फ्यूडल पैदा हुआ तो मरा भी फ्यूडल, यानी किसान के लिए इस बात के चांसेस बहुत कम है कि वो अपनी जो पोजीशन है उसको बेहतर कर सके, क्योंकि स्ट्रक्चर ही इस तरह का बना हुआ है जो कि हमेशा जो पहले से ही अमीर है, जो ज़मींदार है, लैंडलॉर्ड है, उसको सपोर्ट करता है। तो इस स्ट्रक्चर में हु डोमिनेट, यानी जो ज़मींदार है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, नो इंटरेस्ट इन डेमोक्रेसी, वो कभी नहीं चाहेंगे कि डेमोक्रेसी है, बल्कि वो चाहेंगे कि स्टेटस को कायम रहे, बिकॉज डेमोक्रेसी गिव पावर टू सबऑर्डिनेट। कि जारी बात है आप किसी भी माशरे में देख लें जो इलीट क्लास होती है वो बहुत कम होती है, जबकि जो वर्किंग क्लास होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी गरीब ज़्यादा होते हैं, अमीर कम होते हैं। तो जो इस हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर में डोमिनेट क्लास थी वो तो कभी नहीं चाहेगी कि डेमोक्रेसी आए, क्योंकि जब डेमोक्रेसी आएगी तो डेमोक्रेसी में तो काउंट होते हैं लोग, उनकी जो वोट्स होते हैं, तो वर्किंग क्लास ज़्यादा है, तो जारी बात है डेमोक्रेसी अगर आएगी तो जो वर्किंग क्लास है वो पावर में आ जाएगी, उनकी जो पावर है वो ज़्यादा होगी और वो इस एलीट क्लास का जो स्ट्रक्चर है, ये जो फ्यूडल स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको वो ओवरथ्रो कर सकते हैं। लिहाजा हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर में जो डोमिनेंट क्लास थी, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो कभी नहीं ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए, बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ अ मैटर ऑफ पावर। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी आएगी तो चूँकि अक्सरियत में मजदूर क्लास है, वर्किंग क्लास है, तो वो अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे लेके आएगी, अपनी मर्ज़ी से काम करेगी, तो पावर इलीट से जो वर्किंग क्लास है उसमें शिफ्ट हो जाएगी। लिहाजा जो इलीट क्लास होती है वो कभी नहीं चाहती कि डेमोक्रेसी आए। तो फिर हाउ वाज डेमोक्रेसी मर्ज। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज हम देखते हैं दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ वो डेमोक्रेटिक हैं, तो फिर डेमोक्रेसी कैसे राइज हुई। अब इसमें हम ये देखेंगे कि पहले था हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें फ्यूडल सोसाइटी थी। आज के दौर का जो स्ट्रक्चर है वो कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर है। तो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर से कैपिटलिज्म के स्ट्रक्चर में जो शिफ्ट हुई वो कैसे हुई कि ये जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये बेसिकली ख़त्म हुआ जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया और इसमें क्या हुआ, इन दोनों पर मेरी अलग से वीडियोज़ हैं, आप वो डिटेल से देख सकते हैं। मुख्तसर ये कि 1789 में जो फ्रेंच पीपल थे 98% जो लोग थे, ठीक है, उन पर सिर्फ 2% लोग, जिनमें फ्यूडल भी थे और चर्च वाले लोग भी थे, ये इन पर रूल कर रहे थे। तो 1789 में क्या हुआ कि ये सारे लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने मिल के जो फ्यूडलिज़म का निज़ाम था उसका ख़ात्मा कर दिया, यानी जो बादशाह थी, जो फ्यूडलिज़म का सिस्टम था उस सारे को ख़त्म कर दिया। और फिर यानी ये जो लोग थे इन्होंने अपने में से ही जो इनके नुमाइंदे थे, लीडर थे, उनको इलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से 1789 में जो फ्यूडलिज़म था उसका ख़ात्मा हुआ और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक नया जो स्ट्रक्चर था वो इमर्ज हुआ जिसे हम बोलते हैं कैपिटलिज्म।
तो अब जो हमारी अगली बहस है वो बेसिकली कैपिटलिज्म के निज़ाम पर है कि ये जो कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर है इसने कैसे इन्फ्लुएंस किया कि डेमोक्रेसी आई। यानी पहला जो स्ट्रक्चर था उसमें सिर्फ फ्यूडलिज्म का ख़ात्मा हुआ और जो वर्किंग क्लास थी वो थोड़ी सी ऊपर आई, मुकम्मल डेमोक्रेसी नहीं आई। लेकिन कैपिटलिज्म के निज़ाम में उसने बेसिकली डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर ने। तो इसको हम अब आगे देखते हैं कि उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया। तो आइए इसको आगे देखते हैं। तो इसमें आता है कैपिटलिज्म एंड द वर्किंग क्लास के ड्यू टू कैपिटलिज्म वर्कर्स आर कलेक्टेड, दिस क्रिएट यूनिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ कलेक्टिव एक्शन, सेम इंटरेस्ट। कि आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं, ठीक है, अपने इलाके की चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, आप छुट्टी के टाइम जाएं तो आपको पता चलेगा कि एक ही फैक्ट्री से कई ज़्यादा यानी 100 की तादाद में 200-300 मज़दूर निकलते हैं जो वहाँ पर काम करते हैं सारा दिन। अब वो जो मज़दूर होते हैं वो किसी एक इलाके से नहीं होते बल्कि वो मुख्तलिफ़ इलाकों से आए होते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात तो दूसरे शहरों से भी आए होते हैं। अक्सरियत जो होती है वो गाँव से आई होती है और वहाँ पर वो काम करती है। यानी मुख्तसर ये कि जो फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, मज़दूर काम करते हैं, उनका ताल्लुक़ किसी एक जगह से नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों से होता है। तो कैपिटलिज्म के निज़ाम में कि जिसमें मज़दूरों से काम ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है, और उनको पैसे कम दिए जाते हैं, उस निज़ाम में क्या हुआ कि बेसिकली जो वर्कर्स होते हैं वो इकट्ठे करके एक ही जगह पर उनको लाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उनमें यूनिटी आ जाती है, कैपेबिलिटी ऑफ कलेक्टिव एक्शन आ जाता है, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। अब यहाँ पर जो बात नोटिस करने वाली है वो ये है कि ये इंडिविजुअल्स नहीं है कि जो उन्होंने बैठ के यानी प्रोग्राम बनाया, सोचा कि हम इकट्ठे होते हैं, हम ये जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है, ये जो एलीट क्लास का स्ट्रक्चर है, इसको ख़त्म करते हैं और डेमोक्रेसी लेके आते हैं। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि ये जो कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर था कि जिसने सारे वर्कर्स को एक ही फैक्ट्री में जमा कर दिया, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर ने इन्फ्लुएंस किया इंडिविजुअल्स को कि वो एक ही जगह पर इकट्ठे हुए, जिसकी वजह से उनमें यूनिटी आई, कैपेबिलिटी ऑफ कलेक्टिव एक्शन आया, ठीक है, और उन सब के इंटरेस्ट सेम थे। क्या सेम थे? ज़ाहिर बात है कि उन्होंने अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी। इसको हम नीचे भी देखते हैं। तो एक तरफ तो ये क्लास होगी कि जिनके इंटरेस्ट सेम थे वो सारे के सारे यकजा हो गए। दूसरी तरफ क्या था कि द अर्बन नॉन एग्रीकल्चरल, ठीक है, यानी जो शहरी इलाकों में काम करते हैं, वर्किंग क्लास एट द सेंटर ऑफ स्ट्रगल, कि डेमोक्रेसी को अचीव करने में जो अर्बन वर्किंग क्लास होती है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब क्या हुआ कि दिस क्लास प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोसेस, कि कैपिटलिज्म की वजह से एक जो मिडिल क्लास इमर्ज में आती है, यानी ना तो वो वर्किंग क्लास होती है ना ही वो एलीट क्लास होती है बल्कि जो उसके सेंटर में होती है। तो ये जो क्लास होती है इसको जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के लाने में ये क्लास बड़ा एक अहम रोल अदा करती है। बेसिकली आगे हम देखेंगे कि ये क्लास बेसिकली इस वर्किंग क्लास के साथ अलाइंस बनाती है और ये सारे मिलके जो एलीट क्लास का स्ट्रक्चर होता है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो क्लास होती है अर्बन वर्किंग क्लास, ये सपोर्ट डेमोक्रेसी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डेमोक्रेसी को क्यों सपोर्ट करती है, क्योंकि ये तो मिडिल क्लास होती है, ना ही ये वर्किंग क्लास होती है, ना ही ये एलीट क्लास होती है। तो इसका क्या इंटरेस्ट है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने में? बिकॉज गेट मोर इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, क्योंकि जब डेमोक्रेसी आएगी तो ये जो अर्बन वर्किंग क्लास होती है सबसे ज़्यादा ये इससे गेन करेगी, ठीक है। यानी एक तो एक जनरल सी बात है ना कि एलीट क्लास का जब खात्मा होगा कि एक तरफ सिर्फ एक बंदा रूल कर रहा है, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी आएगी तो सारे लोग अपनी मर्ज़ी से लोगों को अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे इकट्ठा करेंगे, उसको वोट देंगे और अपनी मर्ज़ी की जो हुकूमत होगी, अपनी मर्ज़ी की जो पॉलिसीज़ होंगी, अपनी मर्ज़ी का जो निज़ाम हुकूमत वो चाहेंगे वो उसको लेके आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा यही एक एडवांटेज होता है, चाहे वो अर्बन वर्किंग क्लास है चाहे वो रूरल वर्किंग क्लास है, वो डेमोक्रेसी लाते ही इस वजह से क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इससे गेन करते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये वाला पॉइंट बड़ा अहम है कि दे अंडरस्टैंड ओनली वे टू इंश्योर बेटर लाइफ पॉलिटिकल चेंज, कि अगर वर्किंग क्लास चाहती है कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो तो वो सिर्फ एक ही तरीके से आ सकती है और वो है पॉलिटिकल चेंज। अब पॉलिटिकल चेंज का क्या मतलब है? अब जब भी पॉलिटिकल चेंज आएगा, यानी मिसाल के तौर पर अगर स्टेटस को रहता है, स्टेटस को क्या होता है कि एक ही तरह का सिस्टम चलता रहे, यानी जिस तरह हमने पीछे देखा कि एक तरफ फ्यूडल है एक तरफ पिजनेट है, फ्यूडल रूल कर रहा है, पिजनेट जो है वो काम पे काम किए जा रहा है। तो यानी ये एक स्टेटस को बना हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं करेगा तो ये कभी चेंज नहीं होगा। जो हाकम है वो रूल करता जाएगा, जो किसान है वर्कर है वो काम करता जाएगा, इस तरह निज़ाम चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब तक कि आप उसे खुद चेंज ना करें। तो ये जो पॉलिटिकल चेंज होता है, ये जो वर्किंग क्लास होती है वो समझती है कि हमारी जो वर्स कंडीशन है जो कि एक्सप्लॉयटेशन की वजह से है, यानी हमारा इस्तेसाल किया जाता है, हम काम हम करते हैं, चीज़ें हम बनाते हैं, मार्केट में जाके वो बिकती हैं, लेकिन बाद में हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपनी ही बनाई हुई चीज़ को परचेज़ कर सकें। इसके अलावा जो मुनाफा होता है वो सारा का सारा बॉस को जाता है, हमें सिर्फ उतना दिया जाता है कि हम सिर्फ सर्वाइव कर सकें। तो ये जो वर्किंग क्लास होती है इसको इतनी समझ होती है कि अगर पॉलिटिकल चेंज आता है, यानी ये जो स्टेटस को बना हुआ है
अगर ये ख़त्म हो जाता है तो फिर एक पॉलिटिकल चेंज आएगा। उस पॉलिटिकल चेंज में अगर डेमोक्रेसी आती है तो फिर जो वर्किंग क्लास है उसको सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज होगा। लिहाजा वो क्या करती है कि डेमोक्रेसी को अचीव करने की कोशिश करती है। अब क्या हुआ कि सो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन रिजल्ट ऑफ चेंजिंग बैलेंस ऑफ पावर। तो यहाँ से क्या पॉइंट निकला कि जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होती है, ठीक है, वो किस वजह से होती है? बैलेंस ऑफ पावर में चेंज की वजह से। इस पॉइंट को मैं नीचे वाले से रिलेट करता हूँ कि कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म नॉट डिज़ाइन टू एम्पावर वर्किंग क्लास। कि बेसिकली क्या होता है कि जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है वो तो इस्तेसाल पर मुश्तमिल है कि जो मजदूर क्लास है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की जाएगी और उसको सिर्फ इतना दिया जाएगा कि वो खुद सिर्फ सर्वाइव कर सके। लेकिन कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म क्या है कि कैपिटलिज्म के निज़ाम की वजह से एक जो वर्किंग क्लास है वो इमर्ज होती है। इसके अलावा जब वर्कर्स को कलेक्ट किया जाता है एक ही फैक्ट्री में काम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से, तो ऑटोमेटिकली उनमें यूनिटी आ जाती है, उनमें कैपेबिलिटी ऑफ कलेक्टिव एक्शन आता है, सेम इंटरेस्ट आता है। यानी ये तो कैपिटलिज्म नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें भी हों कि वर्कर्स इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर वो डिमांड्स करना शुरू कर दें और यानी एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो जाए जिसमें जो वर्किंग क्लास है जिनका बेसिकली इस्तेसाल करना था कि वो पावर में आ जाए। ठीक है, यानी कैपिटलिज्म का ये मकसद नहीं होता, लेकिन कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म की वजह से ऐसा हो जाता है। वर्किंग क्लास इकट्ठी हो जाती है, उनमें सेंस ऑफ रियलाइजेशन आती है कि वो पॉलिटिकल चेंज की मदद से ही उनकी हालत बेहतर हो सकती है। लिहाजा क्या होता है कि इस कैपिटलिज्म की वजह से जो वर्किंग क्लास एक इमर्ज में आती मिडिल क्लास इमर्ज में आती है और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें एक शिफ्ट आती है, उसमें एक चेंज आता है कि जो पावर होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जो वर्किंग क्लास है उसमें शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, पहले बैलेंस ऑफ पावर किसके फेवर में होता है? एलीट क्लास में, जबकि ऑर्गेनाइजेशन की वजह से और ये जैसे पीछे हमने सारी बात की इसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर की शिफ्ट है वो हो जाती है वर्किंग क्लास की तरफ से। तो जब बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट होता है वर्किंग क्लास की तरफ तो फिर डेमोक्रेसी की तरफ एक ट्रांजिशन होती है। इसको हम आगे देखते हैं। ये थोड़ी सी पीछे वाली बातें हैं कि कैपिटलिज्म क्रिएटेड सबऑर्डिनेट क्लास, कैपेसिटी ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। कि कैपिटलिज्म जारी बात है एक मातहत क्लास पैदा करता है जिससे क्या होता है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन उनमें आती है जब वो इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा ब्रिंग टुगेदर वर्किंग क्लास इन फैक्ट्री एंड सिटीज़, दे कैन एसोसिएट एंड ऑर्गेनाइज इजीली, दिस आल्सो इम्प्रूव कम्युनिकेशन। यानी बेसिक आर्गूमेंट क्या है कि कैपिटलिज्म ने करना है इस्तेसाल, लेकिन कैपिटलिज्म की वजह से क्या होता है कि वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन आती है। इसके अलावा उनमें एसोसिएशन आ जाती है और उनकी जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो मिल के एक रेवोल्यूशन या मिल के जो एलीट क्लास का स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करने में बड़ा मौसर साबित होती है। यानी कैपिटलिज्म की कंट्राडिक्शन की वजह से जो वर्किंग क्लास है वो डेमोक्रेसी की तरफ आती है। अब हम इसको आगे देखते हैं कि ये बेसिकली डेमोक्रेसी लेके कैसे आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ वर्किंग क्लास ब्रिंग अबाउट डेमोक्रेसी। अब ज़रा यानी आप पॉइंट्स जोड़ें कि सबसे पहले हमने हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर देखा कि जिसमें फ्यूडल सोसाइटी थी और प्रिजनर थे। इससे जब शिफ्ट हुआ तो एक वर्किंग क्लास जिसे हम बुर्जुआजी कहते हैं या प्रोलेटेरिएट, ये दो क्लासें इमर्ज में आई और इनमें कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। कैपिटलिज्म की वजह से फिर जो एक वर्किंग क्लास थी वो उसको ऑर्गेनाइजेशन मिली और दोबारा फिर से यानी वो उसमें जो बैलेंस ऑफ पावर की शिफ्ट थी वो वर्किंग क्लास की तरफ आ गई। और अब ये जो वर्किंग क्लास है इसका सवाल पैदा होता है कि ये कैसे डेमोक्रेसी लेके आती है। अब सबसे पहले क्या होता है कि सफिशेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लीड टू प्रेशर एंड डिमांड फॉर थ्रू द रेडिकल मैस पॉलिटिकल पार्टीज़ लेबर यूनियन। कि जब ये सारी की सारी वर्किंग क्लास इकट्ठी होती हैं तो ये क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए, लेबर यूनियन के ज़रिए जो एलीट क्लास होती है उस पर प्रेशर डालना शुरू कर देती हैं। अब ये प्रेशर किसी भी तरह का हो सकता है और ये जो डिमांड होती हैं ये भी किसी भी तरह की हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस पे हमें भी पार्टिसिपेशन दी जाए। इसके अलावा जो वर्किंग आवर्स हैं उनके बारे में, वर्किंग कंडीशंस के बारे में, तनख्वाह के बारे में मुख्तलिफ तरह की ये डिमांड्स हो सकती हैं। अब सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन उनको मिलती है कैपिटलिज्म की वजह से, लिहाजा वो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने की वजह से वो इकट्ठी डिमांड्स करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि समटाइम्स एलीट अकोमोडेट वर्किंग क्लास विदाउट ओपनिंग अप पॉलिटिकल प्रोसेस। के बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो एलीट क्लास होती है वो वर्किंग क्लास की कुछ बातें मान लेती है लेकिन उन्हें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं देती। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि समटाइम्स विद वायलेंस व्हेन थ्रेटन डोमिनेंट क्लास, के अगर वर्किंग क्लास वो प्रोटेस्ट कर रही है और वो डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को थ्रेटन करती है तो फिर वो वायलेंस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं कि जब हम करेंगे राइज ऑफ डेमोक्रेसी रैशनल चॉइस पर्सपेक्टिव, उसमें हम देखेंगे कि जो एलीट सेंटर्ड एक्सप्लेनेशन है कि एलीट की तरफ से डेमोक्रेसी आती है, उसमें हम देखेंगे कि जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जिस तरह चाइना की मिसाल दी जाती है कि
उसमें उन्हें 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने जब एहतजाज किया तो उन पर जो मिलिट्री का यूज़ था वो किया गया। इसी तरह ईरान में 2009 में जो प्रोटेस्टर थे उनके ख़िलाफ़। फिर हमें अरब स्प्रिंग की सूरत में इसकी एग्जांपल सामने आती है कि तुनीसिया में तो डेमोक्रेसी आ गई लेकिन पूरे अरब में डेमोक्रेसी नहीं आई, हालांकि एहतजाज हो रहा था। तो यानी ये सारी मिसालें मैं बेसिकली रैशनल चॉइस थ्योरी में आपको ज़्यादा वाज़िह तौर पर करूँगा, लेकिन यहाँ पर बेसिक आर्गूमेंट क्या है कि जब ये सारी वर्किंग क्लास डिमांड करती है कि उन्हें मुख्तलिफ़ तरह की मुराआत दी जाए, तो या तो अगर तो यानी कि वो जो डोमिनेंट क्लास है, जो एलीट क्लास है, उसको थ्रेटन नहीं करते तो वो सिर्फ उनको अकोमोडेट करेगी, यानी कुछ बातें मान लेगी, कुछ बातें नहीं मानेगी, उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं देगी। अगर एहतजाज सख्त है और डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को थ्रेटन करता है तो फिर वो वायलेंस होगा। अब इस वायलेंस की सूरत में कुछ भी हो सकता है, या तो अगर तो ये एलीट क्लास सख्त तरीके से बिहेव करती है तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको क्रश कर दिया जाएगा। अगर वो थोड़ा सॉफ्ट तरीके से बिहेव करती है तो फिर सारी बात है, यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं दी गई तो यहाँ पर फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी दी जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन होगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें क्या आता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलाइंसेस अर्बन, एक तो शहरी हो गए और एक देहाती रूरल हो गए, पैटी बुर्जुआजी जिसमें मर्चेंट आते हैं, क्राफ्टमैन आते हैं, फार्मर और अदर सेल्फ एम्प्लॉयड, मिडिल क्लास, प्रोफेसर एंड स्टूडेंट। यानी जब लोग इकट्ठे होते हैं, एक तो अर्बन इकट्ठे हो गए इनमें, फिर जो देहाती लोग हैं उनमें, और फिर जो मिडिल क्लास है कि जिसमें प्रोफेसर्स आते हैं और यानी इंटेलेक्चुअल क्लास इसको हम बोलते हैं, और जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं। जब ये तीनों क्लासेस आपस में अलाइंस कर लेती हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं कि दे मेक मोर एंड मोर डिमांड्स, पुट प्रेशर, कि जब ये तीनों क्लासेस का अलाइंस कायम होता है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है, और ये ज़्यादा डिमांड करते हैं, ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, और इस तरह से फिर एलीट क्लास के पास कोई जवाज़ नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं इनके पास मैंडेट होता है, इनके पास प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल क्लास होती है, इनके पास देहाती लोग होते हैं, कारोबारी लोग, क्राफ्ट्समैन, और फिर अर्बन वर्किंग क्लास भी इनके पास होती है। तो एक तो इनके पास सोसाइटल सपोर्ट होती है, इनके पास जो रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लिहाजा जो एलीट क्लास होती है उनके पास जवाज़ कोई नहीं रहता कि वो डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन ना करे, या कम अज़ कम जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो लोगों के लिए ओपन ना करे, ठीक है। तो ये था बेसिकली ओवरऑल कि हाउ डेमोक्रेसी राइज, कि डेमोक्रेसी बेसिकली कैसे इमर्ज होती है और स्ट्रक्चर इस बात को कैसे वाज़ह करता है। तो अब जिस तरह मैंने ये नीचे लिखा है कि इन द होल वीडियो व्हाट इज़ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली स्ट्रक्चर हमें किस तरह से वाज़ह करके बता रहा है कि जो डेमोक्रेसी है उसके राइज होने में स्ट्रक्चर का रोल है। तो स्ट्रक्चर बेसिकली हमें यह बता रहा है कि पहले एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर था जिसमें फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडलिज़म में काम ही एक होता है कि एक तरफ ज़मींदार है और एक तरफ किसान है। एक किसान पैदा हुआ, वो मरा भी किसान। एक ज़मींदार पैदा हुआ, मरा भी ज़मींदार। वक्त गुजरता गया 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, जो फ्यूडलिज़म था उसका ख़ात्मा हुआ, और उसके बाद एक नया स्ट्रक्चर कैपिटलिज़म इमर्ज में हुआ कि जो कि इस्तेसाल पर मुश्तमिल था। इसमें एक तरफ बुर्जुआजी थे और एक तरफ प्रोलेटेरिएट थे, इनके दरमियान एक कशमकश चलती रही। अब कैपिटलिज़म में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, ठीक है, इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हो गई। जो लोग थे वो गाँव से निकल के शहरों की तरफ आना शुरू हुए, और वहाँ पर उनको एक ऑर्गेनाइजेशन मिल गई कि सारी की सारी वर्किंग क्लास जब एक ही जगह पर इकट्ठी होगी तो ज़ाहिर बात है उनके इंटरेस्ट भी सेम थे, उनके जो बैकग्राउंड थे वो भी सेम थे। तो लिहाजा उन्होंने इस चीज़ को गेन किया और मिल के जो वर्किंग यूनियंस थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, लेबर यूनियन सॉरी, और पॉलिटिकल पार्टीज़, ये उन्होंने बनाना शुरू कर दी, और जो एलीट क्लास थी उस पर डिमांड्स करना शुरू कर दी। इसके बाद क्या हुआ कि जो वर्किंग क्लास थी, ठीक है, यहाँ पर तो डिमांड करना शुरू कर दी। फिर कैपिटलिज्म की कंट्राडिक्शन की वजह से जो वर्किंग क्लास है, चूँकि ऐसा ऐसा जो बैलेंस ऑफ पावर की शिफ्ट थी वो इसकी तरफ आती गई, लिहाजा फिर इनके साथ अर्बन क्लास, रूरल क्लास और जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी उनका अलाइंस हुआ, और इस तरह से इन्होंने मोर एंड मोर डिमांड करना शुरू कर दी और डेमोक्रेसी आ गई। तो बेसिकली हम लोगों को कम डिस्कस कर रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर को ज़्यादा कर रहे हैं कि जब स्ट्रक्चर इस तरह का बन गया कि लोग आपस में इकट्ठे होना शुरू हो गए। लोग खुद से सोच के इकट्ठे नहीं हुए कि आज हम भाई जाते हैं ये निज़ाम ख़त्म करके डेमोक्रेसी लेके आते हैं, नहीं, बल्कि जब स्ट्रक्चर चेंज हुआ, स्ट्रक्चर लोगों को जब इन्फ्लुएंस करने लगा, तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो डेवलप होना शुरू हो गई। तो ये था बेसिकली हाउ स्ट्रक्चर का बेसिकली क्या इन्फ्लुएंस है डेमोक्रेसी के राइज होने में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर को और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो इस पर मेरी अलग से वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कि रैशनल चॉइस थ्योरी वो किस तरह से इस बात को जस्टिफाई करती है कि डेमोक्रेसी कैसे राइज हुई, और कल्चर इस बात को कैसे जस्टिफाई करता है, इस पर मेरी अलग से वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।